सोचिए जरा, फाइनेंस की दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक ही आंकड़े पर इतने अलग कैसे हो सकते हैं। एक तरफ टेक्निकल एनालिस्ट पीटर ब्रांड का सबसे बुरा अनुमान है, जो बिटकॉइन को $25,000 तक गिरता हुआ देख रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ आर्क इन्वेस्ट का बेहद तेजी वाला नजरिया, जो इसे सीधे $1.5 मिलियन प्रति बिटकॉइन पर देख रहा है। यहाँ फर्क छोटा मोटा नहीं, सीधे तौर पर जमीन और आसमान का है। आखिर 2026 से 2030 के बीच होने क्या वाला है, और ये अनुमान एक दूसरे से इस कदर विपरीत क्यों है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम इस ग्रेट बिटकॉइन प्राइस डिवाइड की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाएं बिल्कुल अलग-अलग निष्कर्षों पर क्यों पहुंच रही हैं। क्या पिछले सारे नियम बदल चुके हैं या बाजार आज भी अपने पुराने चक्र में फंसा है? तो आइए इस सफर की एक छोटी सी रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले हम कीमतों के इस बड़े विभाजन को समझेंगे, फिर 4 साल के चक्र पर चल रही बहस को देखेंगे। इसके बाद संस्थागत युग के गणित को समझेंगे, भारत के मार्केट ड्राइवर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में उन जोखिमों को देखेंगे जो पूरा आकलन ही पलट सकते हैं। चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं, कीमतों का बड़ा विभाजन। बाजार एक नए और अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है। अक्टूबर 2025 में $1,26,000 का एक शानदार शिखर छूने के बाद अचानक कल को लेकर किसी एक बात पर सहमति बनना बेहद मुश्किल हो गया है। चलिए इन नंबर्स को ध्यान से देखते हैं। बड़ी संस्थाएं आपस में किस कदर बांटी हुई हैं, ये देखकर हैरानी होती है। सिटी ग्रुप को लगता है कि ETF इन्फ्लोज के चलते कीमत $143,000 से $189,000 तक जाएगी, पर ठीक इसके उलट फिडेलिटी इस दौर को एक कंसोलिडेशन या समेटन मान रहा है और उनका अनुमान $65,000 से $75,000 के बीच है। कॉइन शेयर्स ऑफ बिट माइनिंग के अनुमान तो बिल्कुल ही अलग उतार चढ़ाव की कहानी बयां कर रहे हैं। आखिर इन संस्थाओं के आकलन में इतना बड़ा फसला क्यों है? इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब छिपा है हमारे दूसरे हिस्से में, 4 साल के चक्र की बहस। ये वो मुद्दा है जिसने पूरे मार्केट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। बड़ी बहस ये है कि क्या बिटकॉइन आज भी अपने पुराने रूल्स फॉलो कर रहा है या नए आर्थिक हालात ने इन नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया है। यहाँ पर दिलचस्प बात उस पुराने मॉडल की है जिसने पिछले 10 सालों में बिल्कुल सटीक काम किया। होता क्या है कि हाल्विंग के बाद पहले संचय होता है, फिर 12 से 18 महीने में एक नया शिखर बनता है और फिर तीसरे साल आती है मंदी, जिसे क्रिप्टो विंटर भी कहते हैं। और बस इसी पुराने नियम के आधार पर फिडेलिटी जैसे विश्लेषक 2026 को एक ठंडा साल मान रहे हैं। उनके मुताबिक पुराना साइकिल अपना काम कर चुका है। तो यहाँ पर आकर दोनों विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ पुराना मॉडल कहता है कि 2026 शांति का साल होगा, लेकिन दूसरी तरफ नई हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। इस थ्योरी के हिसाब से संस्थागत ETFs और कॉर्पोरेट ट्रेजरीज के आने से बाजार में ऐसी लगातार डिमांड आई है जिसने इस पुराने साइकिल को तोड़ दिया है, जिसे आजकल डॉन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एरा कहा जा रहा है। तो आइए अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इस नए संस्थागत युग के गणित को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि आर्क इन्वेस्ट का $16 ट्रिलियन का ये मैसिव नजरिया आखिर किन फाउंडेशंस पर खड़ा है। अगर हम आर्क इन्वेस्ट के इस $16 ट्रिलियन के गणित को ब्रेक डाउन करें तो उन्होंने इस डिमांड को बहुत ही लॉजिक के साथ बांटा है। इसमें सबसे बड़ा और कमाल का हिस्सा डिजिटल गोल्ड का है, लगभग $9.8 ट्रिलियन। तर्क बहुत ही सीधा है। अगर बिटकॉइन ग्लोबल गोल्ड मार्केट का सिर्फ 40% हिस्सा भी कैप्चर कर लेता है तो ये एक अकेला फैक्टर कीमतों को आसमान पर भेज देगा। बाकी का बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियोज और कॉर्पोरेट डिमांड से आना तय माना जा रहा है। अब इन ट्रिलियन डॉलर के आंकड़ों को थोड़ा जमीन पर लाते हैं। इस नंबर पर नजर डालिए, 1.19 मिलियन BTC। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो बिटकॉइन्स हैं जो पब्लिक कंपनीज ने पहले से ही खरीद कर रख लिए हैं। जरा सोचिए, टोटल सप्लाई का लगभग 4% हिस्सा अब खुले बाजार से पूरी तरह बाहर हो चुका है। और कॉर्पोरेट ट्रेजरी में अपनी पूंजी को बिटकॉइन में रखने का ये ट्रेंड अब आग की तरह फैल रहा है। स्ट्रैटेजी ने इसकी शुरुआत की और आज उनके पास 818,000 से ज्यादा BTC हैं। लेकिन अब वो अकेले नहीं है। जापान की मेटा प्लैनेट, मारा होल्डिंग्स और गैलेक्सी डिजिटल जैसी कंपनियां भी लगातार बिटकॉइन बटोरे जा रही हैं। जब सप्लाई स्ट्रक्चरली बाजार से बाहर निकल रही हो और ETFs की मांग लगातार बढ़ रही हो तो समझ लीजिए कीमतों पर इसका कितना गहरा असर पड़ने वाला है।
लेकिन दुनिया भर के मैक्रो ट्रेंड्स हर जगह बिल्कुल एक जैसा असर नहीं डालते। इसीलिए हमारे चौथे हिस्से में हम भारत के अनोखे मार्केट ड्राइवर्स पर बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी चाहे ग्लोबली एक हो, पर हर स्थानीय बाजार की अपनी एक अलग कहानी होती है। उदाहरण के लिए इस फिगर पर ध्यान दीजिए, 82,57,881। वजीरेक्स के डेटा के मुताबिक जनवरी 2026 के शुरू में भारत में बिटकॉइन की ये कीमत थी। ग्लोबल नंबर्स अपनी जगह हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक आंकड़े से हमें समझ आता है कि असल जमीन पर स्थानीय निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। अब सवाल ये है कि भारत में बिटकॉइन कई बार ग्लोबल यूएस डॉलर प्राइस से ऊपर या नीचे क्यों ट्रेड करता है। इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला, ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स जो सब जगह असर डालते हैं। दूसरा और सबसे अहम है यूएसडी और आईएनआर का एक्सचेंज रेट, रुपए की मूवमेंट का सीधा असर पड़ता है। तीसरा है लोकल एक्सचेंजेस पर लिक्विडिटी। चौथा, रेगुलेटरी क्लैरिटी यानी नियम कितने स्पष्ट हैं। और पांचवा, स्थानीय संस्थागत प्रभाव। ये पांचों चीजें मिलकर भारत का अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाती हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ, जोखिम और हकीकत का आईना। क्योंकि देखिए, चाहे मॉडल कितना ही परफेक्ट क्यों ना लगे, कोई भी चीज अचूक नहीं होती है ना। यहाँ हम 4 बड़े खतरों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, अगर सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने बिटकॉइन अपनाने से इनकार कर दिया और सिर्फ गोल्ड को चुना, तो डिमांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। दूसरा, अगर अमेरिका में प्रो क्रिप्टो कानून बनने में अटकाव आया, तो नया पैसा आना रुक सकता है। तीसरा खतरा एक संगीन वैश्विक आर्थिक मंदी का है। बिटकॉइन ने अब तक सच में किसी बड़ी मंदी का सामना नहीं किया है। और चौथा, चार्ट्स पर टेक्निकल डेथ क्रॉस बनना, जिससे अचानक पैनिक सेलिंग और लिक्विडेशंस हो सकती है। इन्हीं सभी अनिश्चितताओं को गैलेक्सी डिजिटल का ये कथन बहुत ही सटीक तरीके से बयान करता है। वो कहते हैं कि 2026 इतना क्योटिक है कि ऑप्शंस मार्केट $50,000 और $2.5 लाख दोनों की बराबर संभावना दिखा रहे हैं। बाजार चाहे जितना मैच्योर हो गया हो, अनसर्टेनिटी अभी भी पीक पर है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि क्यों ज्यादातर आर्थिक विश्लेषक ऐसी स्थिति में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करने को सबसे समझदारी वाली रणनीति मानते हैं। तो इन सारे आंकड़ों और मॉडल्स का विश्लेषण करने के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल रह जाता है, क्या हम बस पुराने 4 साल के चक्र को दोहराता हुआ देख रहे हैं, या क्या हम सच में संस्थागत निवेश के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत में खड़े हैं। दोनों ही पक्षों के आंकड़े मजबूत हैं। आने वाले कुछ महीने ये तय कर देंगे कि कौन सा मॉडल हकीकत बनता है। पर एक बात तो तय है, इस बदलते हुए बाजार को आगे ट्रैक करना सच में एक कमाल का अनुभव होने वाला है।